Hello and welcome to Musical Exploring Music with Kalyani. Welcome to our brand new fresh episode with none other than Takahiro Arai, who has been great, who has been very kind, and I'm very grateful to him that he has joined us today for this interview. Most welcome Takahiro on Musical, and thank you for joining us. थैंक यू वेरी मच। तो पहले मैं बोलता हूँ कल्याणी जी को, मैं यहाँ पे इनवाइट किया, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको बहुत आभारी हूँ। एक्चुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और like you all know, Takahiro hails from Japan, and he has learnt from none other than the legendary late Pandit Shiv Kumar Sharma. The instrument which he is holding right now is called संतूर, and I would request Takahiro कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि ट्रेडिशनली ये इंस्ट्रूमेंट लाइक यू ऑल नो was not a part of Hindustani classical tradition like many other very traditional and old instruments which had evolved for classical music compositions. Unlike santoor, it sprung from the folk arts, and how it stepped into Hindustani classical music, and about the instrument कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें ये जो स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं वो, या फिर उसको बजाने का तरीका क्या होता है, अगर आप उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें। ये संतूर है, पहले कश्मीर में बजाया जाता था। सूफियाना मौसीकी करके एक म्यूज़िक है, और मेरे गुरुजी लेट पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने इस इंस्ट्रूमेंट को मॉडिफाई करके क्लासिकल म्यूज़िक में इंट्रोड्यूस किया। जो आप देखिए, ये लकड़ी का बॉक्स के ऊपर अभी 91 स्ट्रिंग्स वो फिक्स किया हुआ है। 91 और हर एक ब्रिज के ऊपर 3 स्ट्रिंग्स है, और लोअर ऑक्टेव का वो 2 स्ट्रिंग्स है। ऐसा 31 ब्रिज होता है, और इस स्ट्रिंग्स को ये ऐसा लकड़ी का अखरोट का लकड़ी का स्ट्राइकर, उसको करम बोलते हैं, इससे बजाते हैं। ये जो बाजू में जो है, ये क्या है, आप इसे एक्सप्लेन कर सके तो। हाँ, जो ये साइड में लगाया हुआ है, इसको कुंटी बोलते हैं, ये सुर को मिलाने के लिए। These are pegs basically. हाँ, pegs. Like pegs. हाँ. So could you just tell how it is tuned? Could you just also explain about this tuner that you have? Okay. हाँ. This is the tuning key. ट्यूनिंग तो ऐसे करते हैं। ये संतूर का बहुत मुश्किल बात है। वो बजाने के पहले इंस्ट्रूमेंट ट्यून करना पड़ता है, 91 स्ट्रिंग्स पूरा ट्यून करना पड़ता है। तो मैं संतूर प्रैक्टिस शुरू किया, तो थिंगंता ट्यून करके ट्यून नहीं हुआ। ओके। तो ऐसा होता है, ये इंस्ट्रूमेंट ट्यूनिंग बहुत कठिन काम है। तो ये जो आपने ट्यून की हुई है स्ट्रिंग्स, ये आपने राग के हिसाब से ट्यून करी हुई है? जी। तो जब आप कोई अलग राग बजाएंगे तो वो उस राग के हिसाब से आपको रीट्यून करनी पड़ेगी? हाँ जी। ओके, माइटी डिफिकल्ट टास्क। All right, so Takahiro, would I request that you could play something for the viewers of Musical on the techniques that you just showed? Okay.
That was fantastic, Takahiro, and I'm really, really speechless. But the interview must go on, and so therefore, let's move to the first question. Is that आपकी संगीत में रुचि कब से आई? संगीत in general music में. तो मैं स्कूल के 16 ईयर्स था. स्कूल में मेरा दोस्त के साथ बैंड फॉर्म किया. ओके. तो वहाँ पे दोस्तों के साथ म्यूज़िक बजाना अच्छा लगता था. और कभी कभी जो लाइव हाउस जो होता है वहाँ पे वो दोस्तों के साथ बजाने का मौका मिला था. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा स्टेज के ऊपर वो सब लोगों को सुनाने का. और उसके बाद जो क्या बोलते हैं मेरा माइंड जो है कुछ अलग अलग हो जाता था बजाने के बाद. उसी एक्सपीरियंस बहुत मेरे को अच्छा लगा था. तो इसके लिए मैं सोचा था मैं थोड़ा कोशिश करके म्यूजिशियन बनूं. ओके. ओके. तो उस स्कूल ग्रेजुएट करके उसके बाद मैं म्यूज़िक कॉलेज में ज्वाइन किया है. ओके. तो वहाँ पे जैज़ थ्योरी और ड्रम्स बजाने का म्यूज़िक कॉलेज में 2 साल सीखा. ओके. जी. जापान में. जापान में. हाँ जी, हाँ जी. ओके. तो फिर ये सब जब आप कर रहे थे जापान में, जब आप म्यूजिक की पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरे 3 क्वेश्चंस हैं. हाँ जी. आप जैसे चाहे उन्हें आंसर कर सकते हैं. आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक का इंट्रोडक्शन कहाँ मिला? आपको हिंदुस्तानी म्यूजिक किस वजह से अच्छा लगा? और आपने संतूर को आपका इंस्ट्रूमेंट क्यों चुना? तो पहला क्वेश्चन है मैं ड्रम्स बजा रहा था. तो इसके लिए परकशन है और स्ट्राइक इंस्ट्रूमेंट है. मेरे को अच्छा लगता था. और मेरे दोस्त के साथ एक बैंड फॉर्म किया था. उसमें 2 ड्रम्स था. ओके. और मेरे बहुत अच्छा दोस्त था. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी भी है. तो उसके साथ जो परकशन का कुछ यूनिट बैंड एक बार फॉर्म किया. तो उसके साथ जो वर्ल्ड परकशंस जो कोंगा है, बोंगो है, काहोन है, जम्बे, सब चीज़ जो कलेक्शन कर रहा था उसमें तबला भी था. ओह, ओके. तो तबला का साउंड बहुत अच्छा लगा. बहुत स्वीट है और बहुत बजाने में बहुत मुश्किल है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट से अलग. करेक्ट. तो मैं सोचा ये तो थोड़ा सीखना पड़ेगा. बिना सीखने से कुछ नहीं हो सकता. तो मेरा दोस्त से ऐसा बात करता था. तो मेरा दोस्त एक जापान में वो तबला प्लेयर है, उनसे सीखना शुरू किया. ओके. ओके. तो जो वो जापानी वो तबला टीचर है, एक सीडी मेरा दोस्त को दे दिया. हाँ. वो मेरे गुरुजी का संतूर का सीडी था. ओह, ओके. तो मेरा दोस्त मेरे पास आके वो ऐसा बोला, ये सुनो, ये स्ट्राइक इंस्ट्रूमेंट है, जो तुमको चाहिए वैसा हो सकता है. तो ऐसा करके मेरे को गुरुजी का म्यूजिक सुनाया. ओके. और दूसरा क्वेश्चन है जो इंडियन म्यूजिक वो कैसे चुना, ऐसा था ना. तो पहले गुरुजी का म्यूजिक सुन के मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया. तब तक तो मैं 15 साल से ड्रम्स बजा रहा था. लेकिन इंडियन म्यूजिक सुन करके ये म्यूजिक में क्या हो रहा है, क्या रूल्स है. लेकिन बीच में दोनों क्या बोलते हैं, यूनिजन हो जाता है.
दो म्यूजिशियन है, तबला है, संतूर है, जो फ्रेज है एक साथ हो जाता है। जो कुछ फिक्स म्यूजिक है या इम्प्रोवाइजेशन म्यूजिक है, मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या रूल होता है, उसमें दोनों के अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। तो इसके लिए मैं सोचा इंडियन म्यूजिक अगर सीखेगा तो दूसरा म्यूजिक है, रॉक म्यूजिक है, पॉप्स म्यूजिक है, जैज म्यूजिक है, उसका अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा हो सकता है। ओके। ऐसा सोच करके मैं इंडियन म्यूजिक थोड़ा सीखना शुरू किया। पहले जापान में वो संतूर प्लेयर है, वो गुरुजी के सीनियर डिसाइपल है, मिस्टर सेत्सुओ मियाशिता। उनसे 2 साल इंडियन म्यूजिक सीखा, जो स्पेशली संतूर। ओके। तीसरा क्वेश्चन है जो क्यों ये इंस्ट्रूमेंट संतूर चुना, क्योंकि मैं ड्रमर था तो स्ट्राइक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ओके। जो गिटार जैसा तो मैं नहीं बजा सकता। पहले क्या है, वो जो ड्रम्स बजा रहा था तो स्टिक करके ऐसा बजाता था। अभी संतूर ऐसा बजाता है। तो इसके लिए संतूर अच्छा लगा। वो तो है, वो गुरुजी से मिला है, तो गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी से सीखा। गुरुजी तो इतना प्यार से मेरे को सिखाए, तो इसके लिए अभी मैं संतूर बजाता हूँ। All right. So Takahiro, like you explained that you started learning the santoor from your Guruji's senior disciple in Japan. आपका जो पंडित शिव कुमार जी के साथ जो सफ़र था आपका, वो कब और कैसे शुरू हुआ, आप वो मेरे व्यूअर्स को बता सकते हैं? हाँ जी, मैं पहली बार इंडिया में आया। जो मेरा जापानी टीचर है मिस्टर सेत्सुओ मियाशिता, उनके साथ 2006 में मैं ऐसा सोचा इंडियन म्यूजिक सीख रहा हूँ, लेकिन मैं इंडिया में आया नहीं एक बार भी। तो मैं सोचा इंडिया में कैसा म्यूजिक बज रहा है, इंडियन म्यूजिक इंडिया में कैसा बजता है, वो सुनना चाहिए। ऐसा करके मैंने मियाशिता जी को रिक्वेस्ट किया, मुझे इंडिया जाना है, एक बार वहाँ जाके वहाँ का म्यूजिक सुनना है। तो मियाशिता जी तो बहुत काइंडली मेरे को बोले थे, तो तुम मेरे साथ चलो। तो गुरुजी को भी इंट्रोड्यूस करता हूँ। ओके। मियाशिता जी ऐसा करके मेरे को गुरुजी के पास लेके गए। ओके। तो वहाँ पे गुरुजी से मुलाकात हुआ 2006 में। ओके। और उसके बाद 2007 गुरुजी जापान आके जापान टूर किए थे। ओह, ओके। तो वहाँ पे मैं गुरुजी से मुलाकात हुआ, और गुरुजी का जो टूर था उसका सेवा किया। गुरुजी का इंस्ट्रूमेंट उठाया, गुरुजी का सामान सब उनका सेवा करने की कोशिश किया। और उसके बाद मैंने गुरुजी से पूछा, मैं इंडिया में आना चाहता हूँ आपसे सीखने के लिए। तो गुरुजी बोले ठीक है आ जाओ। गुरुजी ऐसा बोले। तो 2007 में मैं अकेले बॉम्बे आया गुरुजी से सीखने के लिए। ओके। तो पहले ऐसा सोचता था 2 साल इंडिया में रह के गुरुजी से सीखूं, और उसके बाद जापान जाके जापान में संतूर थोड़ा बजाऊं। मेरा सोच ऐसा था। लेकिन 2008 मैं इंडिया में दूसरा साल था, मैं लेके 2 साल हुआ था। राइट। तो गुरुजी मेरे को पूरा सब गुरुजी का टूर था इंडिया में, अब्रॉड में, मुझे लेके जाने का शुरू किया था। ओके। ओके। तो ऐसा मौका तो सबको नहीं मिलेगा। तो मैं सोचा था 2 साल के बाद जापान जाऊं,
लेकिन अभी मैं जापान जाएगा तो ऐसा गुरुजी का रिलेशन भी ख़त्म हो जाएगा। हम्म मैं ऐसा सोच करके मुझे इंडिया में रहना है गुरुजी के साथ और सीखना है, हम्म संतूर प्रिय बनना चाहिए। मैं ऐसा हम्म सोच करके इंडिया में रहना डिसाइड किया। ओके ओके। तो ताकाहिरो, जैसे आपने बताया कि आपकी शिवजी के साथ तालीम शुरू हुई और वो शुरू तो हुई भले 2 साल के लिए, पर उसके बाद भी कई साल वो चली। तो आप उनके सिखाने का जो तरीका था, आपको समझाने का जो तरीका था, आपको और सारे स्टूडेंट्स को, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि वो कैसे सिखाते थे? हाँ जी, तो गुरुजी तो कंपोजिशन और बांडिश वो गा के सिखाते थे। अच्छा। और हमेशा बोलते थे ज़्यादा राग बजाने का कोशिश मत करो, एक दो राग ओके। भी आएगा तो अच्छा है। हम्म एक जिंदगी में एक राग भी आएगा तो काफ़ी है। क्या बात है। गुरुजी का सोच ऐसे थे। और ऐसा म्यूजिक रूम में गुरुजी के साथ बैठ के मैं सीखता था। और दूसरा भी है, गुरुजी के साथ कभी कभी जो ट्रैवल करना है टूर के लिए, हम्म जो एयरपोर्ट पे गुरुजी के साथ बैठ के गुरुजी से बातचीत करेंगे, हम्म तो गुरुजी पूछते हैं जो कौन सा प्रोग्राम सुना। हम्म जो कोई गायक का प्रोग्राम मैंने सुनने के लिए गया था, गुरुजी पूछेंगे, गुरुजी पूछते थे तो कौन सा राग गाया, कौन सा ताल था, हम्म कौन सा घराने का था, हम्म हमारे घराने से क्या अलग है, हम्म क्या फ़र्क है, उसको कंपेयर करो। हम्म और कभी कभी वो गाड़ी से पूना में जाते थे, हम्म तो गाड़ी में गुरुजी के साथ बैठ के म्यूजिक सुनते थे। तो गुरुजी बोलते हैं अचानक ये कौन सा राग है, हाँ। और ये ताल कौन सा है, तबला प्लेयर कौन है, ओ। और ये राग का जो डिटेल्स बताओ, आरोहा अवरोहा, हम्म और कौन सा समय में गाने का है, बजाने का है। वो ऐसा कभी कभी वो टेस्ट करते थे मेरे को। ओके। यस। और कैसे म्यूजिक सुनने का, ये फ्रेज बहुत अच्छा है, लेकिन ये फ्रेज को ऐसा करेगा, ये वैसा करेगा तो और अच्छा हो जाएगा। और इसका फ्रेज का ब्यूटी है इसमें होता है, हाँ। जो इसके एक्सेंट है वो यहाँ पे आता है, इसके लिए ये फ्रेज है इतना ब्यूटी होता है। राइट। वो ऐसा गुरुजी का जो म्यूजिक के बारे में सोच है, ये भी मैं सीखने का मौका मिला। क्या बात है। मतलब आपकी तालीम जो थी वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को और बजाने के टेक्निक तक सीमित नहीं थी, नहीं, पर जनरली म्यूजिक को सुनते कैसे जी हैं, जी जी, उसे समझते कैसे हैं, उसे इनकलकेट कैसे करते हैं, वहाँ तक आपकी तालीम रीच हुई। जी सो ताकाहिरो, जैसे आपने बताया कि आपकी तालीम जो आपको ना सिर्फ टेक्निकली बट ऑल्सो एक थॉट प्रोसेस की तरह आपको सिखाई गई है, तो मैं जानना ये चाहती हूँ कि कल्चरली आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, करेक्ट? मतलब जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो इस कल्चर का हिस्सा है, उन्हें भले संतूर क्या है वो नहीं पता होगा, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फिल्म म्यूजिक में तो उन्होंने संतूर सुना होगा, कहीं ना कहीं उनको ये साउंड थोड़ा सा फेमिलियर होगा। पर आपके लिए ये साउंड, ये म्यूज़िक, ये कल्चर सब कुछ ही अलग था। तो इसके साथ मैच करने में या इसके साथ कोप अप करने में आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आए और आपने उन्हें कैसे ओवरकम किया? जैसे वन ऑफ द बेसिक बैरियर्स इज़ लैंग्वेज फॉर एग्जांपल। तो आप बता सकते हैं कि म्यूज़िकली और कल्चरली आपको डिफरेंसेस क्या लगे और आपने वो गैप जो था उसको ब्रिज कैसे किया है? तो गुरुजी भी मेरे को बोलते थे तुम्हारा पिछले जन्म इंडियन था। क्योंकि मेरे को इतना मुश्किल नहीं था वो हिंदी सीखने में,
और Okay. इंडिया का खाना तो बहुत अच्छा है। सब तरह का खाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को भी थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब अजीब, मतलब इंग्लिश तो इतना मेरे को, इतना 6 साल से उस स्कूल में पढ़ाई किया, इंग्लिश इतना आता नहीं है, लेकिन हिंदी तो इतना स्मूथली मेरे अंदर आ गया। तो गुरुजी भी बोलते थे, तो मैं भी ऐसा विश्वास करता हूँ। मेरा पिछले जन्म इंडियन था। क्योंकि वो जापानीज लोग यहाँ आके जो हमारा जो अपना देश छोड़ के अपना खाने खाने का बचपन से खाते हुए उसको भी छोड़ के यहाँ पे आके रहना बहुत मुश्किल होता है। Correct. लेकिन मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। जो इंडिया का बहुत रिच कल्चर है वो समझने के लिए मेरे को ऐसा लगता है हिंदी सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो स्पेशली मैं तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहा हूँ। क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के लिए कुछ इंडिया का भाषा तो आना चाहिए, मेरा सोच Correct. ऐसा है। Well, Takahiro, like you said, you used to first play the band music when you were in Japan. और फिर आपने हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो ये जो स्विच किया, तो इन दोनों संगीत प्रकारों में आपको फर्क कुछ नजर आया? क्या नजर आया आपके व्यू पॉइंट से? मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, इंडियन म्यूज़िक है, अपने अंदर जाने के लिए म्यूज़िक है। अपना अंदर क्या म्यूज़िक बज रहा है, क्या म्यूज़िक अपने अंदर से निकल रहा है, उसको सुनने के लिए या उसको देखने के लिए अपने अंदर जाने की कोशिश करते हैं, ऐसा म्यूज़िक मेरे को लगता है। और वेस्टर्न म्यूज़िक है जो सामने ऑडियंस को खुशी करने के लिए, नहीं ऐसा पूरा म्यूज़िक ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं बजाता था जो रॉक म्यूज़िक है, पॉप्स म्यूज़िक है, तो ऐसा म्यूज़िक है, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इंडिया में और अब्रॉड जो स्टूडेंट्स हैं म्यूज़िक के, जो इंडियन म्यूज़िक सीख रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके लिए आप एडवाइस क्या दोगे? अदरवाइज तो मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ। दैट इज श्योर मॉडेस्टी, बट आप बोलिए प्लीज। जो इंडिया का बहुत अच्छा रिच कल्चर है वो प्रिजर्व करना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा आर्ट फॉर्म है म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, बीच में खत्म नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आजकल बहुत अवरोध का जो फॉरेनर है वो इंडियन म्यूज़िक सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जापान में भी इतना तबला बजाने वाले हैं, सितार बजाने वाले, और जो इंडिया का जो कल्चर है वो सीखने लोग बहुत है। आगे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना चाहिए। That is absolutely a very, very profound thought, that not only do you learn it and you enhance your own personality and your own cultural heritage that has come to you from the generations behind you, but you also forward it to the generations coming after you. That is a very, very profound thought, Takahiro. So I think with that we can close the interview. And I want to thank Takahiro all over again. Thank you so very much for joining us for the interview. And I hope that the viewers of Musical have also got a couple of insights out of this. And if you have anything to
add to this, if you want to ask any questions to Takahiro, please feel free to put it in the comment section or to get in touch with me or Takahiro on our social media. I have put all the links in the description. You will find it. So with that, let's close the interview. Thank you very much. See you next time. Bye. Thank you very much.